दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर सेशन में अपन डिस्कस करेंगे अध्याय संख्या 10 हेलोजन व्युत्पन्न के MCQ। और इन MCQ को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि जिससे आपके संपूर्ण अध्याय का रिवीजन है इन MCQ के द्वारा आसानी से हो जाएगा। अगर अभी तक आपने LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, जिसका मुख्य कारण है। यहाँ पर कारण भी कौन सा पूछा है? मुख्य कारण पूछा है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपको इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करना है, किस टाइप से इसके ऊपर अप्रोच बनानी है। सबसे पहले बोला है एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड का उदाहरण क्या होता है कि बेंजीन वलय से हेलोजन परमाणु आबंधित हो तो आप इसको बोलते हो एरिल हैलाइड। और दूसरा बोला है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है कि sp3 कार्बन से सीधे कौन आबंधित होता है? हेलोजन परमाणु आबंधित होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको आप कौन सी अभिक्रिया बोलते हो? SN अभिक्रिया बोलते हो। तो इस SN अभिक्रिया में क्या होता है? कार्बन और हेलोजन बंध का क्या होता है? विखंडन होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं हेलोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर होगी? 3 लोन पेयर। सेम थिंग यहाँ पर होगी हेलो एरिन में, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर तो अनुनाद क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मतलब जो भी आपके पास एल्किल हैलाइड है वहां पर तो अनुनाद उपस्थित नहीं होता है। लेकिन जब भी आप देखोगे एरिल हैलाइड को तो यहाँ पर क्या होगा? हेलोजन परमाणु के जो लोन पेयर है बेंजीन वलय के पाई बंधों के साथ संयुग्मन में रहते हैं। मतलब एरिल हैलाइड या हेलो एरिन में अनुनाद क्या होता है? उपस्थित होता है। अगर अनुनाद उपस्थित है तो यहाँ पर जो कार्बन हेलोजन बंध है ये एकल बंध नहीं रहेगा, यहाँ पर प्योर एकल बंध नहीं होकर क्या बन जाएगा? द्विबंध बन जाएगा। लेकिन ये जो द्विबंध है वो परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अनुनाद के द्वारा एकल बंध द्विबंध में और द्विबंध वो एकल बंध में परिवर्तित होता रहता है। और जितना आसानी से कार्बन और हेलोजन बंध का विखंडन होगा उसकी अभिक्रियाशीलता SN के प्रति उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर अनुनाद नहीं है तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा बॉन्ड रहेगा? प्योर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। मतलब यहाँ पर परिशुद्ध एकल बंध उपस्थित रहता है और एकल बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है अभिक्रिया में, लेकिन द्विबंध को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो कारण क्या हो जाएगा? इसका मुख्य कारण अनुनाद उपस्थित होता है एरिल हैलाइड में, जिसके कारण कार्बन और हेलोजन बंध के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कार्बन हेलोजन आबंध के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण के कारण। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनिंग जो कार्बन और हेलोजन जो आबंध होता है एरिल हैलाइड में उसमें अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था। ये स्टेटमेंट भी सही है। कैसे सही हो रहा है ये स्टेटमेंट? क्योंकि यहाँ पर जो एरिल हैलाइड में जो कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था तो कौन सी होती है? sp2। और जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था कौन सी होती है? sp3। लेकिन यहाँ पर इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? मुख्य कारण। तो जब भी मुख्य कारण पूछे तो हमेशा कौन सा बोलना है? मुख्य कारण अनुनाद वाला बोलना है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, हेलोजन परमाणु की अवशिष्ट प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट कौन सा बोलना? हमेशा अनुनाद को प्रीफर करना है और अनुनाद के कारण कार्बन और हेलोजन बंध के मध्य कौन सा बंध आएगा? आंशिक द्विबंध आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद निर्मित होता है। मतलब यहाँ पर हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है और इसमें आपसे क्या पूछा है? मुख्य उत्पाद से डील करना है। तो किस प्रकार से अभिक्रिया की थीम बनती है इसको अंडरस्टैंड कीजिए। हेलो एरिन का अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये किसका एग्जाम्पल है? हेलो एरिन का, जिसमें बेंजीन वलय से क्या जुड़ा रहता है? हेलोजन जुड़ा रहता है। मैंने क्या मान लिया? हेलोजन यहाँ पर क्लोरीन मान लिया। और यहाँ पर इसकी मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं क्लोरीन के साथ।
और साथ में मेरे को उत्प्रेरक चाहिए, और उत्प्रेरक कौन सा ले लिया मैंने, आयरन ट्राइक्लोराइड मीनिंग FeCl3। अब आपको जब भी पता है कि जब भी यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग आ जाती है, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी की भी अभिक्रिया देख रही हो और उस वाले अभिकारक में अगर एरोमेटिक वलय मतलब बेंजीन वलय उपस्थित हो जाती है, तो वो हमेशा ही कौन सी अभिक्रिया देने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब भी बेंजीन वलय आती है, हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली वाली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल बना है वो ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण कर सकता है, और दूसरी वाली आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बना है वो पेरा स्थिति पर क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। मतलब यहाँ पर दो उत्पाद बनेंगे, एक तो ऑर्थो उत्पाद और एक कौन सा बनेगा, पेरा। मुख्य कौन सा उत्पाद होता है, मुख्य हमेशा कौन सा उत्पाद होगा, पेरा वाला उत्पाद क्या होता है, मुख्य होता है। कारण क्या है, क्योंकि पेरा उत्पाद में जो दोनों क्लोरीन परमाणु है इनके मध्य दूरी क्या है, अधिकतम है, और साथ में इनमें क्या पाई जाती है, सममिति पाई जाती है, और त्रिविम बाधा क्या होती है, न्यूनतम। तो ये कारण भी ध्यान रखना आपको। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं में हमेशा अगर मुख्य उत्पाद पूछेगा तो मुख्य उत्पाद हमेशा ही कौन सा बनता है, पेरा उत्पाद बनता है। और इसका कारण क्या है, पेरा उत्पाद है उसमें सममिति पाई जाती है तथा त्रिविम बाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसीलिए जो पेरा उत्पाद क्या बनता है, मुख्य उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर देखिए हेलोएरीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद निर्मित होता है। ऑर्थो उत्पाद तो बनता है लेकिन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होता है। मेटा उत्पाद ये भी रोंग हो गया। पेरा उत्पाद ये करेक्ट आंसर है। मीनिंग जब भी आपको ये पूछे कि कितने उत्पाद बनेंगे तो उत्पाद की संख्या तो 2 होगी, ऑर्थो उत्पाद भी बनेगा और ऑर्थो के साथ पेरा उत्पाद भी बनेगा। लेकिन जब भी पूछे मुख्य उत्पाद तो उस वाली कंडीशन में ध्यान रखना, मुख्य उत्पाद हमेशा कौन सा बनेगा, पेरा उत्पाद बनेगा। जिसका कारण क्या हो जाएगा, पेरा उत्पाद में न्यूनतम त्रिविम बाधा एवं अधिकतम सममिति उपस्थित होती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आप डील करोगे SN1 अभिक्रिया के लिए असत्य कथन है। मतलब यहाँ पर जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो SN1 होती है, दूसरी कौन सी SN2 होती है। तो आपसे कौन सा पूछा है कि SN1 जो अभिक्रिया है इसके लिए असत्य कथन कौन सा है। तो पहला देखिए, अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मीनिंग जो SN1 अभिक्रिया होती है वो कितने पद में संपन्न होती है, 2 पद में संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, ये भी करेक्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपके पास SN1 अभिक्रिया है, दूसरे वाली कौन सी SN2 है। तो यहाँ पर जो भी ऊपर ये नंबर लिखा हुआ रहता है ये किसको प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करता है। रिपीट कर रहा हूं, SN के ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है यह नंबर किसको प्रदर्शित कर रहा है, अभिक्रिया की कोटि को। तो SN1 अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1, और SN2 अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। दूसरा आप यहाँ पर रिवर्स बोल सकते हो, कैसे, SN1 अभिक्रिया ये कितने पदों में संपन्न होगी, 2 पद में संपन्न होती है। और SN2 अभिक्रिया वो कितने पद में संपन्न होती है, 1 पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बन आयन का निर्माण होता है और SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा आंसर प्रोवाइड करना। तो देखिए, अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, करेक्ट स्टेटमेंट होगी SN1 के लिए। अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, SN के ऊपर कितना नंबर है, 1, तो अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होगी, 1। मतलब ये भी कथन क्या है, सत्य है। मध्यवर्ती कार्बन आयन का निर्माण होता है, ये तो सबसे विशिष्ट गुण होता है SN1 अभिक्रिया का। मतलब जब भी SN1 अभिक्रिया होती है तो वहां पर हमेशा मध्यवर्ती बनेगा, और मध्यवर्ती कौन सा बनता है, कार्बन आयन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ये गलत हो गया क्योंकि संक्रमण अवस्था का निर्माण तो SN2 अभिक्रिया में होता है। तो यहाँ पर कौन सा पूछा था, असत्य कथन। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा SN1 के लिए, संक्रमण अवस्था का निर्माण कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, SN2 अभिक्रिया के लिए असत्य कथन है। अब की बार कौन सी अभिक्रिया से डील करवाया, SN2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2, और अभिक्रिया में कितने पद हो जाएंगे, 1, और किसका निर्माण होगा, संक्रमण अवस्था का। तो देखिए, अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है, करेक्ट है। SN2 की बात करें तो अभिक्रिया कितने पद में संपन्न होगी, 1 पद में।
अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, ये भी करेक्ट है क्योंकि SN के ऊपर कितना लिखा हुआ 2, तो मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि SN1 के अंदर हमेशा मध्यवर्ती कार्बोदनाइन का निर्माण होता है और SN2 में हमेशा ही किसका निर्माण होगा, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी, मध्यवर्ती कार्बोदनाइन का निर्माण होता है, ये गलत कथन हो गया क्योंकि मध्यवर्ती कार्बोदनाइन का निर्माण तो किसका लाक्षणिक गुण होता है, SN1 का। कौन सा कथन पूछा था, असत्य कथन, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विसिनल हेलाइड का उदाहरण है, मतलब यहां से आपको विसिनल हेलाइड है उसके उदाहरण को टिक करना है। तो ये लीजिए मैं यहां पर ऑप्शन जनरेट कर देता हूं। पहला ऑप्शन आपके सामने मेंशन कर देता हूं CH3 CHCl2। ऑप्शन नंबर बी देखिए CH2 CH2, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया Cl और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया Br। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है CHCl3 और ऑप्शन नंबर जो डी यहां पर जो मेंशन है, ऑप्शन नंबर डी मैंने यहां पर मेंशन किया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। यहां पर कौन सी हेलाइड की बात कर रहे हैं, विसिनल हेलाइड। ये तो आपको ये ध्यान रखना है कि विसिनल जो आपका हेलाइड है इसके अंदर 2 हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु से आबंधित होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, विसिनल हेलाइड में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि 2 निकटवर्ती कार्बन, मतलब जो भी कार्बन परमाणु है वो एक दूसरे से आबंधित होने चाहिए। मीनिंग क्या हो जाएगा, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से एक समान हेलोजन परमाणु आबंधित हो तो वो किसका उदाहरण होते हैं, विसिनल हेलाइड का उदाहरण होते हैं। और मान लीजिए यदि एक ही कार्बन पर 2 एक समान हेलोजन परमाणु आबंधित होते हैं तो फिर वो किसका उदाहरण होते हैं, जेम हेलाइड का उदाहरण होते हैं। मतलब एक ही कार्बन से 2 समान हेलोजन परमाणु आबंधित होते हैं तो वो तो किसका उदाहरण होते हैं, जेम हेलाइड का। और विसिनल हेलाइड का उदाहरण क्या होता है कि निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 2 एक समान हेलोजन परमाणु आबंधित होते हैं। अगर आप पहला उदाहरण देखोगे तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से आपको आंसर प्रोवाइड करना है। पहला उदाहरण की अगर अपन चर्चा करें CH3 CHCl2, मतलब इस वाले कार्बन से 2 हेलोजन परमाणु एक समान हेलोजन परमाणु आबंधित है तो ये विसिनल नहीं, किसका उदाहरण है, जेम हेलाइड का उदाहरण। और आपसे कौन सा पूछा है, विसिनल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर CHCl3 मतलब एक ही कार्बन से 3 हेलोजन परमाणु एक समान आबंधित है तो ये भी किसका उदाहरण नहीं होगा, विसिनल का उदाहरण नहीं होगा क्योंकि विसिनल में निकटवर्ती कार्बन परमाणु से 2 एक समान हेलोजन परमाणु आबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मीनिंग ये दोनों कौन से कार्बन होगी, निकटवर्ती। तो मीनिंग पहली वाली कंडीशन तो फॉलो होगी। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि निकटवर्ती कार्बन परमाणु से 2 एक समान हेलोजन परमाणु आबंधित होने चाहिए तभी विसिनल का उदाहरण होगा। तो इस वाले कार्बन पर तो हेलोजन कौन सा आ गया, क्लोरीन आ गया, और इस वाले पर कौन सा आया, ब्रोमीन आया। मतलब दोनों हेलोजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो फिर ये भी विसिनल हेलाइड का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, निकटवर्ती कार्बन CH2 और दोनों ही निकटवर्ती कार्बन पर एक समान हेलोजन परमाणु क्लोरीन उपस्थित है तो मतलब ये किसका उदाहरण है, विसिनल डाइहेलाइड का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिल हेलाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया है। अभी आप डिस्कस करके आए हो एरिल हेलाइड में, एरिल हेलाइड की संरचना किस टाइप से होती है, इसी को आप क्या बोलते हो, एरिल हेलाइड बोलते हो। बेंजीन वल्ले से क्या जोड़ना है आपको, हेलोजन आबंधित करना है। मतलब बेंजीन वल्ले से अगर सीधे हेलोजन परमाणु आबंधित है तो आप इसी को क्या बोलते हो, एरिल हेलाइड बोलते हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड करवा दिया था, किसी भी अभिकारक में अगर बेंजीन वलय उपस्थित है तो दोस्तों वो हमेशा कौन सी अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एरिल हेलाइड में कौन सी वलय उपस्थित है, बेंजीन वलय। तो इसकी लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी योगात्मक अभिक्रिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी गलत है। और उपयुक्त सभी भी गलत है। जब भी बेंजीन वलय आ जाती है हमेशा कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात हो श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया में आप एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हो। तो जो भी श्वार्ट्ज अभिक्रिया है उसमें निर्माण किसका करते हो, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हो। साथ में किसका उदाहरण होता है, हेलोजन विनिमय का उदाहरण होता है। मतलब एक हेलोजन को दूसरा हेलोजन क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है, विनिमय कर देता है। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद, मतलब श्वार्ट्ज अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं अपन, एल्किल फ्लोराइड के निर्माण में। तो कौन सा उत्पाद बनेगा, एल्किल फ्लोराइड। तो देखिए एल्किल क्लोराइड ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी एल्किल ब्रोमाइड ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी एल्किल आयोडाइड ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी एल्किल फ्लोराइड। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। मीनिंग श्वार्ट्ज अभिक्रिया में आप हमेशा उत्पाद किसका निर्माण करते हो, एल्किल फ्लोराइड का। नेक्स्ट देखिए, एरिल हैलाइड में हेलोजन से आबंधित कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था है। मतलब जो एरिल हैलाइड है उसमें जो आबंधित कार्बन परमाणु से आबंधित जो हेलोजन है उस कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था कौन सी है। तो आपने ये स्टार्टिंग में मेंशन कर लिया था। स्टार्टिंग में किस टाइप से मेंशन किया था, ये लीजिए एरिल हैलाइड का एग्जांपल ये रहा। और यहाँ पर मैंने देखो स्टार्टिंग में बता दिया था एरिल हैलाइड में जो कार्बन परमाणु है जिससे हेलोजन परमाणु आबंधित होता है इसकी संकरण अवस्था कौन सी है, sp2 है। तो यहां से इजीली सोल्व हो जाएगा। एल्किल हैलाइड में तो sp3 कार्बन परमाणु होता है और जो ये आपका एरिल हैलाइड है इसमें हेलोजन से आबंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी, sp2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिल क्लोराइड सोडियम धातु एवं शुष्क ईथर की उपस्थिति में निर्मित करता है। मतलब यहाँ पर एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर संपन्न कराते हो तो यहाँ पर निर्माण किसका होगा। तो ये इंपोर्टेंट अभिक्रिया, इसको आप बोलते हो वुड्स अभिक्रिया बोलते हो। कौन सी अभिक्रिया बोलते हो आप इसको, वुड्स अभिक्रिया बोलते हो। और वुड्स अभिक्रिया में एक्चुअल में क्या होता है, एल्किल हैलाइड है ये सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और एल्केन का निर्माण करता है। अब यहाँ पर आपको कौन सा बोला था, इथाइल क्लोराइड। इथाइल का मीनिंग क्या होता है, CH3CH2। क्लोराइड बोला तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, Cl। धातु कौन सी बोलिए, सोडियम धातु। हमेशा ध्यान रखना आपको कितने सोडियम लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम। 2 सोडियम तो एल्किल हैलाइड के भी कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल। मतलब यहाँ पर मैं दूसरा और लिख देता हूँ इथाइल क्लोराइड। क्या फॉर्मूला है, CH2CH3। उपस्थिति किसकी है, शुष्क ईथर। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया शुष्क ईथर, अदरवाइज ड्राई ईथर। अभिक्रिया किस प्रकार से होगी ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिक्रिया को किस प्रकार से मेंशन करना है, इसके लिए आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है क्या, सोडियम किसको लेकर चला जाएगा, क्लोरीन को लेकर। तो यहाँ से जो 2 सोडियम है वो 2 क्लोरीन को लेकर क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से CH3CH2 और बंद किसके साथ बना लेगा, CH2 के साथ। तो देखिए उत्पाद क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। यहां तक आ गया। 2 सोडियम क्लोराइड बाहर से ले गए, मतलब ये CH2 किससे आबंधित होगा, इस वाले CH2 से। तो यहाँ पर क्या अटैच कर दिया मैंने, CH2 और उसके बाद में क्या आ गया, CH3 प्लस सह उत्पाद में कौन से लेंगे, सोडियम क्लोराइड। कितने मोल, 2 मोल। तो यहाँ पर 2 मोल किसके बना दिए, सोडियम क्लोराइड के। इसका क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा ईथर के अंदर। तो यहां से देखिए अगर आपने इथाइल क्लोराइड लिया तो यहाँ पर क्या बना, एल्केन तो बना है, लेकिन कितने कार्बन का एल्केन है, 1 2 3 4। और 4 कार्बन को क्या बोलते हो आप, ब्यूट बोलते हो। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध तो आप सफिक्स क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। तो निर्माण किसका हो गया, ब्यूटेन का निर्माण हो गया। तो यहां से देखिए एथिल क्लोराइड सोडियम धातु एवं शुष्क ईथर की उपस्थिति में निर्मित करता है। तो किसका निर्माण होगा, ब्यूटेन का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, एल्किल हैलाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास जब भी एल्किल हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा, RX। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो एल्किल हैलाइड है इसकी लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब कौन सी होती है, SN अभिक्रिया होती है। और SN अभिक्रिया वो आगे चलकर 2 प्रकार की हो सकती है,
पहली वाली हो सकती है SN1 अभिक्रिया और दूसरी वाली हो सकती है SN2 अभिक्रिया। तो जब भी आपको एल्किल हैलाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया पूछेगा तो लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? हमेशा SN अभिक्रिया। और SN अभिक्रिया को क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हिंदी में आप बोलते हो इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार से अभिक्रिया यहाँ पर प्रोसीड होती है? ये एल्किल हैलाइड हो गया और यहाँ पर आप कोई भी नाभिक स्नेही ले लीजिए। ये लीजिए, मैंने नाभिक स्नेही कौन सा ले लिया? KCl ले लिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो नाभिक स्नेही होता है वो आक्रमण करता है। कहां पर आक्रमण करेगा? आंशिक धनावेश वाले कार्बन पर, और हेलोजन परमाणु यहाँ से अवशिष्ट समूह के रूप में क्या होता है? बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या उत्पाद बन जाएगा? RCN। साथ में देखिए हेलोजन अवशिष्ट समूह के रूप में, मतलब हैलाइड के रूप में बाहर चला जाएगा। तो किसके साथ बंध बना लेगा? पोटेशियम के साथ। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो गया? एल्केन नाइट्राइल का। और इसी थीम को कौन सी अभिक्रिया बोलते हो? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें नाभिक स्नेही आंशिक धनावेशित वाले कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। हेलोजन हैलाइड के रूप में अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर चला जाता है। तो इसी को कौन सी बोलते हो आप? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी विलोपन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी योगात्मक अभिक्रिया। ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि एल्किल हैलाइड की जो लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अदरवाइज SN अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, विलोपन अभिक्रिया में उपयुक्त उत्पाद का निर्माण होता है। मतलब जो विलोपन अभिक्रिया है वो कौन से उत्पाद को निर्मित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसके लिए भी मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवाता हूं। एक्चुअल में जो बीटा विलोपन या विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बात करें आप विलोपन अभिक्रिया की, ये लीजिए मैं विलोपन अभिक्रिया को अंडरस्टैंड कराने के लिए एक एग्जाम्पल मेंशन करता हूं। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि विलोपन अभिक्रिया के लिए अभिकारक कैसा होना चाहिए? अभिकारक ऐसा होना चाहिए जिसके बीटा कार्बन परमाणु पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो तो अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा से आगे वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा? बीटा कार्बन। तो विलोपन अभिक्रिया के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा एल्किल हैलाइड चाहिए जिसके बीटा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। दूसरी बात, किसकी उपस्थिति में होती है विलोपन अभिक्रिया? एल्कोहलिक KOH। ये ध्यान रखना है, ये पहचान होती है बीटा विलोपन अभिक्रिया की। पहली बात तो अभिकारक कौन सा होना चाहिए? अभिकारक में बीटा कार्बन परमाणु पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए। किसकी उपस्थिति में होती है? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होती है। उत्पाद किसका निर्माण होता है? उत्पाद निर्माण होता है आपके यहाँ पर एल्किन का। कैसे निर्मित होता है एल्किन? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बीटा कार्बन से तो हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा कार्बन परमाणु से कौन चला जाएगा? हेलोजन चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बीटा कार्बन से तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं और अल्फा कार्बन परमाणु से हेलोजन को बाहर निकाल दिया, तो इस वाले कार्बन का भी एक बंध टूटा है और इस वाले कार्बन के भी कितने बंध तोड़े? एक बंध तोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए किसका निर्माण हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। दोनों कार्बन का एक एक बंध टूटा तो इनके मध्य एक और बंध का निर्माण हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? द्विबंध का निर्माण हो गया। साथ में इंपोर्टेंट क्या है? बीटा कार्बन से तो हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है और अल्फा कार्बन परमाणु से हेलोजन बाहर निकलता है। इसीलिए आप इसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हो? बीटा विलोपन अभिक्रिया। क्योंकि बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन हट रहा है, इसीलिए आपने इसको क्या बोल दिया? बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर उत्पाद कौन सा बनता है? हमेशा जब जब आपके पास विलोपन अभिक्रिया होगी तो वहां पर उत्पाद कौन सा बनता है? एल्कीन उत्पाद बनेगा। और कैसे बन रहा है? अल्फा कार्बन से हेलोजन को बाहर निकालना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालना है। किसकी उपस्थिति में होती है? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा अब आंसर प्रोवाइड करना। विलोपन अभिक्रिया में उपयुक्त उत्पाद का निर्माण होता है। तो कौन सा उत्पाद बनता है? एल्किन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्किन का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, परिशुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण निम्न प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर क्योंकि काफी टाइम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाता है। तो यहाँ पर परिशुद्ध मतलब किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं चाहिए।
परिशुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण। तो परिशुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो उसको इसके लिए अंडरस्टैंड कीजिए। अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है परिशुद्ध के लिए। आपको यहां पर क्या करना होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया होती है, मतलब ROH। एल्कोहल की अभिक्रिया आप किसके साथ संपन्न करवाते हो, थायोनिल क्लोराइड के साथ। और थायोनिल क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है S डबल बॉन्ड इधर Cl और इधर भी क्या आता है Cl। और उपस्थिति किसकी होती है, तो ये ध्यान रखना, उपस्थिति होती है यहाँ पर पिरिडीन की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है, पिरिडीन की उपस्थिति। अब अभिक्रिया है वो किस प्रकार से यहाँ पर प्रोसीड होती है, तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अभिक्रिया में क्या होता है कि ये वाला जो R है ये किसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की थीम को अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। तो ये वाला बंद आपको ब्रेक डाउन करना है, तो यहाँ तो किसके मध्य बंद बन जाएगा, RCl के मध्य। और यहाँ से ये वाला बंद तोड़ दीजिए, मतलब H और Cl वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या उत्पाद का निर्माण हो गया, RCl, R और Cl मतलब एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो गया। प्लस यहाँ पर SO और यहाँ से एक और ऑक्सीजन, तो किसका निर्माण हो गया, SO2 जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। प्लस साथ में निर्माण किसका हो जाएगा, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी कौन सी फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो एल्किल क्लोराइड है वो कौन सा बनेगा, अल्ट्रा प्योर बनेगा, मतलब परिशुद्ध बनेगा। और इसी वाले प्रक्रम को कौन सा प्रक्रम बोलते हो, डार्जन प्रक्रम बोलते हो। कौन सा प्रक्रम बोलते हो, डार्जन प्रक्रम। तो इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है कि डार्जन प्रक्रम क्या होता है, इसकी रासायनिक समीकरण दीजिए। तो डार्जन प्रक्रम में क्या करना है, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न कराने पर परिशुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, क्योंकि सह उत्पाद में बने SO2 एवं HCl आसानी से निष्कासित होने वाली गैस होती है। तो यहाँ पर जो भी सह उत्पाद बन रहा है उनकी भौतिक अवस्था गैस है, तो ये अभिक्रिया मिश्रण से आसानी से इनका क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। तो लास्ट में आपके पास उत्पाद क्या रहेगा, केवल और केवल अति शुद्ध या परिशुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। और इसी प्रक्रम को कौन सा बोलते हो, डार्जन प्रक्रम बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए परिशुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण निम्न प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो प्रक्रम कौन सा है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में तो किसका निर्माण करते हो, एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हो। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। और ये जो डार्जन प्रक्रम है इसमें अति शुद्ध या परिशुद्ध किसका निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डार्जन प्रक्रम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में क्या मेंशन है, तो देखिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है फेनिल प्रोपीन HBr से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद देता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सोल्व करना है इसको। उत्पाद अभिकारक देखिए 3 फेनिल प्रोपीन, मतलब 3 फेनिल प्रोपीन, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया है वो प्रोसीड होती है। सबसे पहले मैं संरचना बनाता हूं 3 फेनिल प्रोपीन। प्रोपीन बोला है तो कितने कार्बन बनाने हैं आपको, 3 कार्बन। तो ये लीजिए मैंने 3 कार्बन बना दिए। और प्रोपीन बोल रहा तो मतलब 1 नंबर वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, द्विबंध आ जाएगा। रिमेनिंग जो संयोजकता है कार्बन उससे क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन। सेम थिंग देखिए यहाँ पर कितने नंबर कार्बन पर उसने फेनिल ग्रुप बोला था, 3। तो इसको तो 1 नंबर कार्बन हो गया, ये 2 नंबर कार्बन और ये कार्बन नंबर 3। और 3 नंबर पर कौन सा ग्रुप लगा दिया, मैंने फेनिल ग्रुप लगा दिया। ये लीजिए फेनिल ग्रुप को अटैच कर दिया कार्बन नंबर 3 पर। और यहाँ पर जो भी कार्बन की रिमेनिंग संयोजकता रहेगी उससे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। कितनी संयोजकता बाकी रहेगी यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2। इस वाले कार्बन की कितनी संयोजकता बाकी है, 1, तो मतलब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया HBr। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी द्विबंध और त्रिबंध आ जाता है तो वो हमेशा कौन सी अभिक्रिया देती है, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब बहु आबंध जो है वो हमेशा योगात्मक अभिक्रिया के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर जो आपको अभिकारक दिया है यहाँ पर कौन सा बंध उपस्थित है, द्विबंध उपस्थित है। कौन सी अभिक्रिया प्रदान करेगा, ये योगात्मक। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, एक पाई बंध को तोड़ते हो और 2 नए सिग्मा बंध का निर्माण करते हो। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से उत्पाद बनेगा, CH2
और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो मैंने भी क्या जोड़ दिया, फेनिल समूह, सिंगल बंद। ये लीजिए फिर क्या है आगे आपके पास CH, तो ये लीजिए CH। और यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, एक पाई बंद का क्या होता है, विखंडन होता है। तो ये लीजिए डबल बॉन्ड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पर मैंने यही बोला था कि योगात्मक अभिक्रिया में एक पाई बंद टूटता है और दो नए सिग्मा बंद बनते हैं, तो एक सिग्मा बंद तो यहाँ बन जाएगा और एक सिग्मा बंद यहाँ पर बन जाएगा। अब योग किसका होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग हाइड्रोजन प्रोक्साइड अथवा वायु की उपस्थिति में हो तब तो एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार उत्पाद बनता है। और जब भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग आप सीधे करवा रहे हो, मतलब हाइड्रोजन प्रोक्साइड और वायु की अनुपस्थिति है, तो वहां पर किसके अनुसार होता है, मार्कोनिकोव नियम अनुसार होता है। और मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जो अधिक विद्युत ऋणी या जो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ता है, तो उस कार्बन परमाणु से आबंधित होता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। तो HBr में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन पर तो प्लस चार्ज आएगा और ब्रोमीन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ब्रोमीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, अधिक है। तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कौन सा हो गया, ब्रोमाइड। द्विबंध के कौन से कार्बन से जुड़ेगा, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। तो यहाँ पर देखिए ये रहा दोनों द्विबंध वाले कार्बन, इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन कहां पर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, मतलब यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। किसके अनुसार हुआ है, यहाँ पर उत्पाद किसके अनुसार बना है, मार्कोनिकोव नियमानुसार बना, मतलब MKR के अनुसार। अगर यहाँ पर प्रोक्साइड लिख देता H2O2, अगर वायु लिख देता तो फिर वहां पर एंटी मार्कोनिकोव लगता, मतलब ब्रोमीन तो इस साइड अटैच होता और हाइड्रोजन इस वाले CH पर अटैच होता। तो देख लीजिए कौन सा उत्पाद बन जाएगा, C6H5 CH CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो किसमें कन्वर्ट हो गया था, सिंगल बॉन्ड में। ऑप्शन नंबर ए देखिए, C6H5 CH2 CH तो यही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर A1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। थर्ड वाला भी क्या हो गया, रोंग हो गया, क्योंकि आप स्ट्रक्चर मैच कर लीजिए तो जहां पर भी आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी मीनिंग C6H5, अरे जो फेनिल ग्रुप है इसको आप क्या बोल सकते हो, C6H5। तो C6H5 CH2 CHBr देन CH3, तो ये वाली स्ट्रक्चर यही तो फॉलो हो रही है, C6H5 CH2 CHBr और CH3। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एल्कोहलिक केओन्स के प्रति निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशीलता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी एल्कोहलिक केओन्स KOH आ जाता है वहां पर कौन सी विक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया कौन देता है, एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड प्रदान करता है, जिसके पास बीटा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला क्या है, एल्कीन है, तो ये अभिक्रिया नहीं देगा इसके साथ। ऑप्शन नंबर 2 C डबल बॉन्ड मीनिंग कार्बोनिल आ गया, तो ये भी अभिक्रिया नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 3 CH3 CH2Br, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा ये तो अल्फा हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, बीटा हो गया। कितने हाइड्रोजन परमाणु है, बीटा पर 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इधर देखिए ऑप्शन नंबर 4 ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, उससे आगे हो गया बीटा और उससे आगे वाला कौन सा हो गया, गामा। और विलोपन अभिक्रिया के लिए आपको बीटा कार्बन पर क्या चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु चाहिए। तो यहाँ पर अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, जो दोनों के दोनों कैसे एल्किल हैलाइड है। और कौन सी एल्किल हैलाइड है, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड है। अब इनमें से कौन सा ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसकी अभिक्रियाशीलता एल्कोहलिक केओन्स के साथ सर्वाधिक है। तो इसके लिए आप इसको कैसे पता करोगे, 11वीं क्लास के अंदर जो सामान्य कार्बनिक रसायन है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका उत्पाद बनाता हूं क्या बनेगा, एल्किन बनेगा। 2 कार्बन का एल्किन कौन सा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब ऑप्शन नंबर 3 का ये उत्पाद बनेगा एल्कोहलिक केओन्स के साथ। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर कौन सा उत्पाद बनेगा, इस वाले ऑप्शन नंबर 4 से। तो ऑप्शन नंबर 4 से ये उत्पाद बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। तो ये उत्पाद बनेगा इसके द्वारा। अब यहाँ पर आप देखोगे
तो यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर आप किस प्रकार से इससे डील करते हो, तो इससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो द्विव आबंधित कार्बन है इसके जो अल्फा कार्बन है उसे कितने हाइड्रोजन परमाणु आबंधित है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी वो वाली एल्कीन है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो यहाँ पर दोनों में एल्कीन बनेगी तो कौन सी एल्कीन स्टेबल हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह आ गया कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध। अब इस द्विबंध के आगे कोई कार्बन परमाणु उपस्थित ही नहीं है, तो यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य। मतलब इस वाली एल्कीन में जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे, शून्य। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या गिनिए, तो यहाँ पर देखिए CH डबल बॉन्ड CH और इस वाले कार्बन के आगे कौन सा, ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन। तो इस साइड अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3। इस साइड वाले कार्बन के आगे कोई कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3। और अभी मैंने क्या सिखाया कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे वो वाली एल्कीन का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी से एल्कीन बनेगी उसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी आई, 3। और ऑप्शन नंबर 3 से जो एल्कीन बनेगी उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 0। कहां पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एलिलिक हैलाइड में हेलोजन से आबंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था है। तो आप इसका आंसर तब तक प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक आपको एलिलिक हैलाइड की संरचना नहीं आती है। तो एलिलिक हैलाइड की संरचना क्या होती है, तो एलिलिक हैलाइड एक्चुअल में ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इस वाले समूह को क्या बोलते हो आप, एलिलिक समूह बोलते हो। हेलाइड बोला तो यहां से किसको लगा दिया मैंने, हेलोजन को लगा दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एलिलिक हेलाइड का। और इसमें जिससे हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से आबंधित है उसकी संकरण अवस्था पता करना है। तो यहाँ पर देखिए हेलोजन परमाणु तो ये रहा, कौन से कार्बन परमाणु से आबंधित है, इस वाले से। तो इसका संकरण अवस्था कैसे पता करते हो, सिग्मा बंधों की संख्या, लोन पेयर की संख्या। हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बंध बनाता है, एकल बंध। तो 1, 2 और 2 हाइड्रोजन की तो सिग्मा बंध कितनी होगी, 4। प्लस कार्बन जब भी 4 बंध का निर्माण कर लेता है तो उसके पास लोन पेयर की संख्या कितनी आती है, 0। तो 4 + 0 कितना हो गया, 4। और 4 का विलीन कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। तो एलिलिक हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड में हेलोजन से आबंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। तो हमने कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, SN2 अभिक्रिया में बनता है। ये अपन स्टार्टिंग में डील कर लिया था क्या, कि SN1 अभिक्रिया में हमेशा मध्यवर्ती कार्बोदहन का निर्माण होता है और SN2 अभिक्रिया में हमेशा संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, जो कैसा हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है, मतलब अत्यधिक अस्थायी हो जाता है। तो SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा, संक्रमण अवस्था का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, निम्न में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। मतलब यहाँ पर ये पूछा कि इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जैसे जैसे क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी कम होता जाता है। वापिस रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी घटता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में कितने क्लोरीन है, 1, दूसरे में कितने क्लोरीन है, 4, तीसरे में कितने क्लोरीन है, 3 और चौथे में कितना आयोडीन उपस्थित है, 3। तो यहाँ पर तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जहां पर जितने ज्यादा संख्या में हेलोजन परमाणु होंगे और हेलोजन परमाणु कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, तो उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम द्विध्रुव आघूर्ण किसका हो जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। और एक और बात ध्यान रखनी है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को आप पायरीन बोलते हो और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। मतलब जो भी पेट्रोल के द्वारा अगर आग लग जाती है तो पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र आप यूज लेते हो उसमें किसका यूज करते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 को। और इसका व्यवसायिक नाम क्या होता है, पायरीन होता है। व्यवसायिक नाम क्या है इसका, पायरीन है। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन देखिए,
निम्न यौगिकों में से किसका कवतनांक उच्चतम होता है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कवतनांक है वो समानुपाती होता है आणविक भार के। मतलब जैसे जैसे आणविक भार में वृद्धि होती है कवतनांक भी क्या होता है, उसमें भी वृद्धि होती है। दूसरा, कवतनांक निर्भर करता है शाखाओं की संख्या पर। लेकिन शाखाओं वाला फैक्टर कब लगता है? जब आपको दिए गए यौगिक कैसे हो, समावयवी हो। और जैसे जैसे शाखाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कवतनांक क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सबसे अधिक जिसका आणविक अणुभार होगा उसका कवतनांक उतना ही अधिक होगा। पहले वाले में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन और 1 क्लोरीन। नेक्स्ट वाले में देखिए सेकंड वाले में 1 2 3 4 कार्बन और 1 क्लोरीन। थर्ड वाले में देखिए 1 2 3 4, लेकिन 4 तो क्या है, कार्बन है और 1 क्या है, क्लोरीन है। और फोर्थ वाले में देखिए 3 तो कार्बन और 1 क्या है, क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 इन दोनों में क्या है कि 4 तो कार्बन परमाणु उपस्थित है और 1 क्या है, क्लोरीन उपस्थित है। मतलब ये दोनों किसका केस हो गया, अब बार समावयवता वाला केस बन गया। और समावयवता वाले केस में किसका कवतनांक अधिक होता है, जिसमें शाखाओं की संख्या न्यूनतम होगी उसका कवतनांक क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ पर ये वाली संरचना तो क्या है, बिल्कुल सीधी श्रृंखला बन रही है। मतलब यहाँ पर कोई भी शाखा उपस्थित नहीं है। लेकिन इस वाली संरचना में क्या बन जाएगी, एक शाखा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम शाखा सेकंड वाले में, तो अधिकतम कवतनांक किसका हो जाएगा, सेकंड वाले का हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा यौगिक हेलोफोम अभिक्रिया देगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि हेलोफोम अभिक्रिया कौन कौन से यौगिक दे सकते हैं। ऐसे अभिकारक या तो एल्कोहल, और एल्कोहल वाले जिस कार्बन से एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ हो उससे कम क्या जुड़ा होना चाहिए, एक मेथिल समूह। एक तो ये अभिकारक देता है, कौन सी अभिक्रिया, हेलोफोम अभिक्रिया। दूसरा कौन सा यौगिक दे सकता है, कार्बोनिल ग्रुप हो, मतलब सी डबल बॉन्ड हो, और कार्बोनिल कार्बन से कौन जुड़ा हुआ, मेथिल समूह। अगर ये दोनों अभिकारक आपको देखने को मिल जाती है तो यही कौन सी अभिक्रिया देती है, हेलोफोम अभिक्रिया देती है। मतलब एल्कोहल हो तो एल्कोहल हो तो वहां पर जो जहां पर भी हाइड्रोक्सिल समूह है जिस कार्बन से आबंधित है उस वाले कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा होना चाहिए, तभी कौन सी अभिक्रिया देगा, हेलोफोम अभिक्रिया। अगर आप कार्बोनिल समूह की बात करोगे तो कार्बोनिल समूह किससे जुड़ा होना चाहिए, मेथिल समूह से, तब कौन सी अभिक्रिया देगा, हेलोफोम अभिक्रिया। कैसे पहचान करोगे, अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, 1 प्रोपेनॉल और 1 ब्यूटेनॉल। तो इनकी संरचना बना लीजिए, आंसर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो अगर आप बात करो मेथेनॉल, मेथेन का मीनिंग 1 कार्बन और एल्कोहल के लिए किसका यूज करते हो, ओल का, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेथेनॉल। दूसरा वाला बोला था एथेनॉल, एथेन का मीनिंग कितना कार्बन है, 2, तो CH3 CH2 और ओल आ रहा है, मीनिंग यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा, एल्कोहल, क्या लगा दिया, ON। फिर तीसरा कौन सा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का मीनिंग कितना कार्बन है, 3, प्रोपेन का मीनिंग क्या होता है, 3, प्रोपेनॉल और एल्कोहल आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगा दिया, एल्कोहलिक समूह। और चौथा बोला ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का मतलब कितने कार्बन उपस्थित होंगे, 4, और 1 ब्यूटेनॉल बोला है तो मतलब यहाँ पर जो एल्कोहलिक समूह है, मतलब जो हाइड्रोक्सिल समूह है, 1 वाले कार्बन पर ही क्या होगा, अटैच होगा। अब आपसे कौन सा पूछा था यहाँ पर, हेलोफोम अभिक्रिया। और हेलोफोम अभिक्रिया कौन से देती है, ऐसे अभिकारक जिनमें या तो एल्कोहल है तो एल्कोहल वाले कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए, मेथिल समूह, या आपके पास कार्बोनिल समूह तो कार्बोनिल समूह से क्या अटैच होना चाहिए, मेथिल समूह। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए यहाँ पर कौन उपस्थित है, एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। तो एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन से आबंधित है उससे क्या जुड़ा होना चाहिए, CH3। तो यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, CH2, मतलब ये हेलोफोम अभिक्रिया नहीं देगा। यहाँ पर देखिए OH इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, CH2 आएगा, ठीक है। कौन सा, ये प्रोपेनॉल में, और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2, तो ये भी हेलोफोम अभिक्रिया नहीं देगा। नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से आगे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, मतलब ये हेलोफोम अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन इस वाले कार्बन से CH3 समूह जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी हेलोफोम अभिक्रिया नहीं देगा। तो हेलोफोम अभिक्रिया कौन सा देगा, 1 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथेन बोलोगे, और एल्कोहल के लिए अनुलग्न कौन सा यूज करते हो, ओल, तो कौन सा हो गया, एथेनॉल। तो हेलोफोम अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करेगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनिंग एथेनॉल है वही हेलोफोम अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट देखिए, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, हेलोजन विनिमय का उदाहरण है। 2 अभिक्रिया होती है हेलोजन विनिमय में,
एक तो होती है स्वार्ट्ज अभिक्रिया जिसमें आप एल्किल फ्लोराइड का निर्माण करते हो, और दूसरी होती है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया जिसमें आप एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हो। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण होता है? हेलोजन विनिमय का उदाहरण है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हेलो एरिन का उदाहरण है। हेलो एरिन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। हेलो एरिन का मतलब क्या है कि जो बेंजीन वलय है इससे डायरेक्ट क्या अटैच होना चाहिए? हेलोजन समूह जुड़ाना चाहिए। और इस वाले फेनिल ग्रुप को किस प्रकार से लिख सकते हो? इस वाली बेंजीन को C6H5 और यहाँ पर हेलोजन जुड़ा है, मतलब ये वाली संरचना जिसमें भी आएगी C6H5X, वही किसका उदाहरण हो जाएगा? हेलो एरिन का या एरिल हेलाइड का उदाहरण हो जाएगा। तो पहला देखिए CH3, ये रोंग हो गया। C6H6Cl6, ये रोंग हो गया क्योंकि C6H5 आना चाहिए। C6H5 यहां तक करेक्ट है, लेकिन आगे देखिए हेलोजन सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में कौन आ गया? CH2 आ गया, तो ये भी रोंग हो गया। ऑप्शन नंबर डी C6H5, तो ये तो हो गया फेनिल समूह है और इससे सीधा डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन, मतलब X की जगह Cl है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा यौगिक AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीला अवक्षेप देता है? तो हमेशा पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, हेलोजन के अंदर जो आयोडीन होता है वही कौन सा अवक्षेप देता है? पीला अवक्षेप। हमेशा ध्यान रखेंगे, क्लोरीन है वो कौन सा अवक्षेप प्रदान करता है? सफेद अवक्षेप। और जो आयोडीन होता है वो कौन सा अवक्षेप प्रदान करता है? पीला अवक्षेप। तो ये तो पता चल गया है कि जो भी अभिकारक होगा उसमें क्या उपस्थित होना चाहिए? आयोडीन उपस्थित होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए में भी आयोडीन उपस्थित है, ऑप्शन नंबर सी में भी आयोडीन उपस्थित है और ऑप्शन नंबर डी में भी क्या उपस्थित है? आयोडीन। अब हमेशा ये ध्यान रखना आपको, AgNO3 के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? हेलोफॉर्म करेगा। कौन करेगा? हेलोफॉर्म। नहीं, यहाँ पर अगर क्लोरीन का अवक्षेप बनाना है सफेद तो क्लोरोफॉर्म मतलब CnCl3 को अभिक्रिया करना पड़ेगा। पीला अवक्षेप बना रही हो, पीला अवक्षेप किसके साथ बनता है? आयोडीन के साथ। तो आपके पास अभिकारक कौन सा होना चाहिए? आइडोफॉर्म, मतलब कौन सा होना चाहिए? CHI3 होना चाहिए। तो यहाँ पर इजीली सोल्व हो जाएगा। कौन सा पूछा है? कौन सा यौगिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीला अवक्षेप देता है? पीला अवक्षेप का मतलब क्या होना चाहिए? आयोडीन। और कौन सा देगा? हेलोफॉर्म, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHI3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट फॉर्म। मीनिंग जो आइडोफॉर्म है वो AgNO3 के साथ पीला अवक्षेप देता है। अगर यहाँ पर ये पूछ लेता कि AgNO3 के साथ सफेद अवक्षेप कौन देता है, तो फिर उसका आंसर क्या होता है? CnCl3, मतलब कौन सा हो जाता? क्लोरोफॉर्म हो जाता। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर अगर कंप्लीट होते जो भी MCQ है हेलोजन व्युत्पन्न चैप्टर के वो कंप्लीट कर लिए, और अगर इन MCQ को आपने अच्छे से रीड किया है, अच्छे से लर्न किया है, तो कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो गया। मीनिंग जितने भी कॉन्सेप्ट थे हेलोजन व्युत्पन्न में, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया थी, सबको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।